नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ससुराल की देहरी पर खड़ी माधवी ने आज पहली बार महसूस किया कि झुकते झुकते उसकी रीढ़ थक चुकी है। अब तक वह चुपचाप अपने भीतर घुटती आई थी, लेकिन आज उसके आत्मसम्मान और आत्मबल के लिए जो लोग सामने खड़े थे, उन्हें देखकर वह हैरान थे। माधवी ने फ्लैट लॉक किया और चाबी देने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। पति समीर से काफी बहस के बाद आपसी सहमति से तय हुआ था कि फ्लैट वापस किराए पर चढ़ा दिया जाएगा। ऊपर रहने वाले परिवार को चाबी इसीलिए दे रही थी ताकि बाद में कोई किराएदार आए तो उसे फ्लैट दिखाया जा सके। उसका मन बहुत भारी हो रहा था, केवल भारी ही नहीं बल्कि भीतर से चित्कार कर रहा था। बचपन से अपने हक के लिए लड़ते लड़ते उसने पहली बार खुद को हार मानने के लिए राजी कर लिया था। 50 साल की उम्र होने के बाद और सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को यथासंभव निभाने के बाद भी वह पति का इतना विश्वास नहीं जीत पाई थी कि अपने ही फ्लैट में अपनी मर्जी से कुछ दिन बिता सके। चाबी ऊपर देकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके अरमान एक एक कर नीचे गिरते जा रहे थे और आज उन्हें रोकने की कोशिश भी वह नहीं कर पा रही थी। आंसुओं के सैलाब को जैसे तैसे रोक लिया था उसने। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान के लिए वह अपने वजूद को भी भुला देगी, वही बच्चों के संभल जाने पर अपने परिवार में जाकर मिल जाएगा और उसे ही गलत ठहरा देगा। नीचे उतरकर उसने दोनों बैग उठाए और सामने सड़क पर आ गई। ई रिक्शा थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसे पास बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया और मोबाइल चेक करने लगी। किसी फोन या मैसेज के इंतजार में सब कुछ देख लिया, लेकिन हर दिन की तरह आज भी कुछ नहीं था। न पति का, न बेटियों का, न ससुराल वालों का। ई रिक्शा में बैठकर वह इधर उधर यूं ही देखने लगी, आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। जाने कब इस शहर में वापस आना हो भी या न हो। बस स्टैंड पहुंचकर पता चला कि बस आने में अभी आधा घंटा लगेगा। वहीं एक चाय की दुकान पर बैठकर उसने चाय का ऑर्डर दिया और आते जाते यात्रियों को देखने लगी। माधवी, किसी ने जोर से पुकारा। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सिर झटका। 28 साल पहले इसी जगह पर इसी तरह समीर ने आवाज लगाई थी। वहीं उनकी पहली मुलाकात थी। सगाई हो चुकी थी, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिल सके। समीर स्वतंत्र विचारों के थे, इसीलिए उन्होंने घर पर बिना बताए माधवी को मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें अपनी माँ की पसंद पर पूरा भरोसा था। फिर भी जीवन भर के बंधन में बंधने से पहले वे अपनी जीवन संगनी से खुद मिलकर बात करना चाहते थे। फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। प्यार भरी नजरों से माधवी को देखते हुए उन्होंने पहला वाक्य कहा था। फोटो तो ऐसे ही खिंचवाई हुई थी, अचानक मांगी तो देनी पड़ी। मैंने मामी से कहा था कि नहीं खिंचवा लेती हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। सीधी सादी माधवी ने फोटो का पूरा विवरण दे दिया था। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करना चाहती हो। मेरी नौकरी तबादले वाली है, निभा पाओगी? दूसरे सवाल पर माधवी थोड़ी घबराई, लेकिन तुरंत जो मन में आया वही कह दिया। नौकरी तो करना चाहती हूँ। पिताजी ने सबसे ऊपर होकर पढ़ाया है मुझे, लेकिन बाकी जिम्मेदारियों से ऊपर नौकरी नहीं है। जवाब सुनकर समीर जैसे संतुष्ट हो गए थे। दोनों ने चाय खत्म की। कुछ इधर उधर की बातें हुई। आगे के जीवन के बारे में माधवी ने कुछ भी नहीं पूछा और उसकी इसी बात पर समीर फिदा हो गए थे। रात की गाड़ी से समीर अपने शहर लौट गए और माधवी अपने घर आ गई। छोटी बहन ने उसे खूब शिकायतें सुनाई, मानो डांट ही लगाई हो। मैडम, पूछना तो था कि शादी के बाद कहाँ रखोगे तुझे। उसकी माँ बहुत तेज है,
बड़े बेटे को ही सब मानती है, सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखती है, सारे फैसले खुद लेती है। इसीलिए बेचारा तुमसे मिलने आया होगा। तुम तो ठहरी सीधी गाय, पढ़ लिख कर भी सब बराबर कर दिया तूने। जो माँ के ऊपर होकर मिलने आ सकता है, वह रहने का ठिकाना भी बना ही लेगा। बीते पलों की परतें जब जब खुलती थी, माधवी के मन में बस यही टीस उठती थी कि काश उसने समय रहते सच को पहचान लिया होता। ख्यालों में खोई हुई माधवी ने कभी खुद से कहा था कि जमाने के रिवाजों को समझना जितना जरूरी है, लड़के शादी तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद के सारे फैसले माँ बाप के अनुसार ही लेते हैं। 28 साल बाद उसी तारीख को उसी जगह दोनों फिर मिले। माधवी अपने घर से आई थी और समीर अपने शहर से। आते ही समीर ने वह सारी बातें कह दी जो उन्हें समझाकर भेजी गई थी। अच्छी तरह सुन लो माधवी, भैया भाभी को यूं तुम्हारा अकेले आकर फ्लैट में रहना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आती हो तो उनके साथ ही रहा करो। माधवी तिल मिला उठी। इतने सालों की वफादारी का यही सिला मिला था उसे। जब तक समीर अपने परिवार से दूर थे, हर फैसला माधवी से पूछकर ही करते थे। इसी वजह से वह फ्लैट भी लिया गया था, लेकिन घर वालों के संपर्क में आते ही सब कुछ भूल गए। यह भी भूल गए कि माधवी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसने बेटे को जन्म नहीं दिया, इसीलिए सास ससुर के घर भी बड़े बेटे को सौंप दिया था। आहत होकर भी उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। आप जानते हैं समीर, भाभी का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर भी उतना बड़ा नहीं है। आपकी मम्मी अब चुप हो गई है। भाभी कुछ भी बोलती है तो बस सुनती रहती है। गलती उनकी हो तब भी समझौता की उम्मीद मुझसे की जाती है। और सबसे बड़ी बात, वह घर आपके पापा का नहीं, भाई का है। आज नहीं तो कल वे वहाँ रहने से मना कर ही देंगे। भाभी के घर वालों का हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही समीर ने कह दिया, हाँ तो तब नहीं आएंगे उनके घर? तब तक तो निभाओ। इस समाज में सब लोग उन्हें जानते हैं। तुम यहाँ आकर अकेली रहती हो तो लोग बातें बनाते हैं। पूरा परिवार साथ है, बस तुम्हें ही अलग रहने की जिद है। बदनामी होती है उनकी। तुम्हारे कहने पर फ्लैट अलग ले लिया है, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप हैं, मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब रिश्ते नहीं तोड़ सकता। माधवी की आवाज में तल्खी आ गई। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हमारा ही फ्लैट है, उसी में रहती हूँ। यह सब बातें तुम्हें वही लोग बताते हैं। मैं 10 दिनों से वहाँ अकेली हूँ। किसी ने एक फोन तक नहीं किया। समीर हंसते हुए बोले, तुम्हें लगता है बच्चे अपनी माँ से ऊपर होकर तुमसे मिलने आएंगे? यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। बिना ऐसी आजकल किसी को नींद नहीं आती। परिस्थितियाँ समझो। माधवी ने फिर तर्क दिया, जब हम दोनों यहाँ आ जाएंगे तभी वे लोग भी आएंगे। यही हमारा घर होगा, तो फिर अभी क्या समस्या है? समीर मुंह फेरकर दूसरी ओर चले गए। माधवी और बहस नहीं करना चाहती थी। जल्दी जल्दी चाय खत्म की और फ्लैट लौट आई। रह रहकर उसे अपनी ही गलती पर पछतावा होने लगा। क्यों उसने समीर के पूछने पर इस शहर में फ्लैट खरीदने से मना नहीं किया? क्यों उसकी भावनाओं को हमेशा प्राथमिकता दी? बीते साल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों में तैर गए। छोटी बेटी के जन्म के बाद घर वालों का व्यवहार और कड़वा हो गया था, मानो माधवी का अस्तित्व ही मिट गया हो। रसोई से लेकर मेहमानों तक हर जगह जेठानी का वर्चस्व था। ससुर सेवानिवृत्ति के बाद चुप हो गए थे। सास बुढ़ापे के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। कभी जिनकी कड़क आवाज से घर कांपता था, आज भी चुप रहकर अपनी इज्जत बचा लेती थी। जेठानी नई हाकिम बन चुकी थी और अपने पुराने
अपमानों का बदला माधवी से लेना चाहती थी। समीर ने तब माधवी का साथ दिया और दोनों बेटियों के साथ उसे दूसरे शहर ले गए। बेटियां बड़ी हुई, पढ़ाई के लिए पुणे और बेंगलोर चली गई। माधवी अकेली रह गई। समीर सेवानिवृत्ति के बाद गृह नगर लौटना चाहते थे, इसीलिए भाई के घर से दूर शहर के दूसरे छोर पर फ्लैट लिया गया, जिसे 2 साल किराए पर दिया गया। दोनों भाई के ही घर आते जाते रहे। समीर की खूब खातिर होती, उसकी राय को महत्व मिलता, जबकि माधवी एक कैदी की तरह पर्दे में रहकर सब सुनती रहती। आखिर पिछले साल दिवाली पर उन्होंने अपने फ्लैट में रहने की शुरुआत की, लेकिन अगले ही दिन फोन की झड़ी लग गई। सास, जेठ, ससुर सबके ताने। थोड़े से सुकून की चाह क्या रखी थी माधवी ने। पूरा परिवार उसकी इच्छा कुचलने पर उतर आया। समीर को बहलाया फुसलाया जाता रहा। रिश्तेदारों की बातें घंटों चलती रही और ससुराल में रहते हुए समीर का ऐसा रूप सामने आता जिसे देखकर माधवी और भी अकेली पड़ जाती। घर लौटकर समीर कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर वालों से रोज फोन पर बात होती। धीरे धीरे एक अनचाही चुप्पी दोनों के बीच आ गई और माधवी पूरी तरह अकेली पड़ गई। समय के साथ रिश्तों की परतें उतरती चली गई थी और माधवी को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वही घर अब उसे पराया लगने लगा है। बेटियां भी पापा की ही बात को बड़ा रखती थी। माधवी को विश्वास नहीं होता था कि यह वही घर है जिसे संजोने में उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दे दिए थे। यह वही बेटियां थी जिनके जन्म के बाद उसे घर से निकाल दिया गया था, और यह वही समीर था जिसने कभी पहल करके उसे उस तनाव भरे माहौल से बाहर निकाला था। समय अपनी गति से चलता रहा, बस उसके विचारों की गति रुक गई थी, मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो। माधवी की गृहस्थी को काफी जदोजहद के बाद आखिर हिम्मत जुटाकर माधवी ने अपनी बात समीर के सामने रखी। समीर, फ्लैट जब से खरीदा है बंद ही पड़ा है। प्रीति और नीति भी अब कभी कभी ही आती है। मैं सोच रही हूँ कि फ्लैट पर ही जाकर रहने लगूं, वही अपना बुटीक शुरू कर लूँगी। आप महीने 2 महीने में आते रहना, आखिर लौटना तो वही है। कई दिनों तक समीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन कहा कि छुट्टी लेकर साथ ही चलेंगे, वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। पहले माँ का आशीर्वाद लेने की बात हुई तो माधवी ससुराल जाने को तैयार हो गई। एक दिन रुकने के बाद माधवी ने पूछा, समीर कब चलना है? पूछते ही समीर तुरंत रिक्शा बुला लाए और सामान उसमें रखने लगे। न चाय न नाश्ता। जेठानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सास माधवी को चाय नाश्ता बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन जेठानी रसोई की चौखट पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी। चलो रिक्शा में बैठो, देर हो रही है। समीर की आवाज में गुस्सा था। बस में बैठकर समीर थोड़ा सामान्य हुए, लेकिन तब तक माधवी के मन मस्तिष्क पर तनाव हावी हो चुका था। फ्लैट पहुंचकर भी वह जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही। जो सोचा था उसका ठीक उल्टा ही हुआ। इतने वर्षों तक समीर के साथ मिलकर अपना घर बसाने का जो सपना देखा था, वह टूटकर बिखर चुका था। फ्लैट की सफाई हुई, सामान खरीदा गया, खाना भी बना और खाया गया, लेकिन वह अपनापन नहीं था। न घर सजाने की योजनाएं थी, न भविष्य के सपने। बस एक दिनचर्या पूरी हो रही थी। एक दिन रुककर समीर वापस लौट गए। माधवी का आरक्षण 15 दिन बाद का था। खाली फ्लैट में न सामान था न टीवी, बस मोबाइल था, उसके अकेलेपन का एकमात्र साथी। समीर का एक बार फोन आया, लेकिन बात करने का वही औपचारिक अंदाज। माधवी ने फिर समीर को फोन नहीं किया। इतने सालों में पहली बार उसने हिम्मत की थी कि जो ठीक से बात न करे उसे महत्व न दे। ननद का एक दिन फोन आया,
लेकिन उसके पास भी कुछ दिन आकर रुकने का समय नहीं था। बच्चों को मैसेज किया, ननंद की बेटी को भी, सब व्यस्त थे। माधवी के पास आने, उसका सहारा बनने का किसी के पास समय नहीं था। जाने की तारीख नज़दीक आते आते माधवी की हिम्मत टूट गई। उसने समीर को मैसेज किया कि फ्लैट को वापस किराए पर चढ़ा देना ही ठीक रहेगा। यहाँ अकेले पड़े रहने से बेहतर है वहीं किसी काम में मन लगा लेना। माँ बाप होते तो शायद स्थिति उसके पक्ष में होती। उनके रहते समीर भी पूरी तरह अपने घर वालों के नियंत्रण में नहीं आए थे। सामान बांधकर निर्धारित तिथि पर माधवी बस स्टैंड पहुंची और बस के आने का इंतजार करने लगी। तभी बस सामने से स्टैंड में घूमती हुई दिखाई दी। चाय का कप डस्टबिन में फेंककर माधवी ने अपने दोनों बैग दोनों हाथों में उठा लिए। तभी पीछे से आवाज आई, मामी कहाँ जा रही हो? सुबह से न फोन उठा रही हो न मैसेज देख रही हो। ननद की बेटी कृति की आवाज थी। माधवी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो बेटी सानिया भी बैग हाथ में लिए खड़ी थी। माँ, हम दोनों पर आपको विश्वास नहीं था क्या? सानिया के सवाल पर माधवी स्तब्ध रह गई। जवाब देना चाहती थी लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। बस स्टैंड पर बस आकर रुक गई। भीड़ भरे बस स्टैंड पर अचानक हलचल तेज हो गई थी और बिना सोचे समझे लोग अपना सामान उठाकर बस की ओर दौड़ पड़े थे, जैसे सब्र नाम की चीज कहीं खो गई हो। सीटें बुक होने के बावजूद यह अफरा तफरी देखकर सानिया गुस्से में बड़बड़ाई कि हमारे देश में लोगों को इंतजार करना ही नहीं आता। तभी माधवी के दोनों बैग कृति और सानिया ने उठा लिए और कृति ने दृढ़ स्वर में कहा, मामी हम वापस फ्लैट चल रहे हैं। आपकी सीट कैंसिल करवा दी है। अब कोई विरोध नहीं। आपकी इच्छा को ऊपर रखने के लिए हमें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। माधवी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। सानिया ने आगे बढ़कर कहा, माँ कृति सही कह रही है, चलो अब, हमें बहुत भूख लगी है। कल शाम से कुछ नहीं खाया। आपके हाथ का खाना खाने के लिए। यह कहते हुए सानिया ने एक हाथ से माधवी का हाथ थाम लिया। दोनों के इस अचानक बदले व्यवहार से माधवी हैरान थी, लेकिन मन के भीतर उमड़ती खुशी को रोक भी नहीं पा रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम लोग तो कह रहे थे कि मैं ही जिद पर अड़ी हूँ, समझौता कर लेना चाहिए, फिर अचानक यह सब कैसे? कृति ने साफ साफ कहा, मामी वह सब मम्मी और मामा के कहने पर था। उन्होंने ही आपको समझाने के लिए कहा था, लेकिन अब हमने उन्हें समझा दिया है कि आपको अपने फ्लैट में अपनी मर्जी से रहने का पूरा हक है। बड़े मामा और नानी को अगर इससे दिक्कत है तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सानिया ने भी समर्थन करते हुए कहा कि अगर उन्हें समाज की इतनी ही परवाह है तो वे खुद आकर आपके साथ रहे, पापा को भड़काना बंद करें। उसी वक्त सामने से ई रिक्शा आता दिखाई दिया और तीनों उसमें बैठकर वापस फ्लैट पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही कृति ने चाबी से दरवाजा खोला। सानिया ने सामान अंदर रखा। माधवी ने भराए स्वर में कहा, तुम दोनों नहा लो, तब तक मैं चाय और पकौड़े बना देती हूँ। यह कहते कहते उसे एहसास हो गया था कि वह पुरानी पीढ़ी से भले ही हार गई हो, लेकिन नई पीढ़ी की इन लड़कियों ने उसे जिता दिया था। तभी समीर भी आ पहुंचे और बोले, मैंने तबादले की अर्जी दे दी है, उम्मीद है इस बार मिल जाएगा। तब तक तुम यहीं रहकर अपना काम शुरू करो। माधवी ने आगे बढ़कर दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। जो वह खुद नहीं कर पाई थी वह इन दोनों ने कर दिखाया था। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बात बच्चों के दिमाग में भी बैठ गई है। मैं अकेला समाज का झंडा कैसे उठाता, इसीलिए मान लिया। अब तुम जीती, मैं हारा। कृति और सानिया ताली बजाने लगी।
और माधवी मन ही मन सोचती रह गई कि बदलाव कैसे चुपचाप आकर जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो दोस्तों, क्या सच में नई पीढ़ी की सोच ही वह ताकत है जो औरतों को उनका खोया हुआ हक वापस दिला सकती है? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।